हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 15 लाइट एनर्जी का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to study about refraction of light. So let's start to study this topic. Have you ever seen a coin placed at the bottom of a tumbler filled with water? The coin appears at smaller depth as its actual depth. Why does it happen so? We see an image where the light rays meet or at the point where light seems to be coming from. क्या कभी आप लोगों ने ग्लास टम्बलर में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें आपने कॉइन को प्लेस करके देखा कि क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉइन है वो एक्चुअल डेप्थ में नहीं दिखता है, वो उससे शॉर्टर डेप्थ में दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग इसका अपरेंट पोजीशन क्यों देखते हैं कॉइन का? जहाँ पे जो लाइट का रे आ रहा है वो या तो मीट होता हुआ दिखाई देता है या फिर उस पॉइंट ऑफ सोर्स से आता हुआ दिखाई देता है। When light comes out from water, it bends due to which the coin appears vertically displaced as shown in figure 15.18. Does it always happen? No, it does happen only when light passes from one medium to another obliquely. The bending of light depends upon the density of the medium. तो जब लाइट वाटर से आता है तो ये बेंड हो जाता है क्योंकि जो कॉइन है उसमें वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाता है। तो क्या ये ऐसा हमेशा होता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब लाइट पास होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में ऑब्लिकली, तब ऐसा होता है। जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है उस मीडियम के डेंसिटी पर। When light passes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. When it passes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. This phenomenon of bending of light is called refraction of light. जब लाइट पास होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो ये जो रे है वो नॉर्मल से अवे में बेंड होता है, और जब यही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में बेंड होता है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर ये रे ऑफ लाइट बेंड होता है। इस फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Refraction of light is shown in figure 15.19. In figure 59.19, B and C light deviate from its path, but in figure 15.19, A it does not deviate from its path. Is it refraction or not? Certainly it is refraction, for normal incident light rays to do not deviate from their paths. During refraction, the frequency of light remains unchanged, but its wavelength changes, hence the speed of light also changes. तो जो फिगर है उसमें जो बी और सी नंबर है इसमें लाइट का डेविएशन हो रहा है अपने पाथ से, लेकिन जो हमारा फिगर ए है वो डेविएट नहीं हो रहा है अपने एक्चुअल पाथ से। तो क्या ये रिफ्रैक्शन है या नहीं? सर्टेनली ये एक रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है, और ये किसके लिए रिफ्रैक्शन है? नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के लिए, जो कि अपने पाथ से डेविएट नहीं हुआ है। डेविएट मतलब होता है मुड़ना। इस रिफ्रैक्शन में जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का वो रिमेन्स अनचेंज है, लेकिन जो इसका वेवलेंथ है वो चेंज हो गया, इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी चेंज होगा। एक्टिविटी 15.4. To study the refraction of light, place a glass slab on a tracing sheet fixed on a wooden drawing board. Sketch a pencil boundary. Draw a line OC meeting the boundary line obliquely. Fix the pins A and B on that line. Now look for these pins from the other side of the glass slab. तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को परफॉर्म करने के लिए इस एक्टिविटी को क्या चाहिए? एक ग्लास स्लैब चाहिए जिसमें जो ड्रेसिंग सीट पे आप उसको फिक्स कर दीजिए वुडन ड्राइंग बोर्ड की हेल्प से। उसके बाद आपको उसके बाउंड्री को स्केच करना, उसमें लाइन आपको ओसी मीट करना है बाउंड्री से ऑब्लिकली, और उसमें आपको पिन्स ए और बी को उस लाइन पे फिक्स कर देना। अब आपको क्या देखना है कि ये जो पिन है अदर साइड से ग्लास स्लैब से फिक्स्ड है या नहीं। Take a pin and fix it on the sheet such that A, B and E are in a straight line. Now fix another pin F such that it is in a straight line with pins A, B and E. Remove the slab and the pins. अब आपको एक पिन लेना, उसके बाद फिक्स करना उसको सीट A, B और E पे एक स्ट्रेट लाइन में। अब आपको एक और पिन जो कि F लेके आप उसको फिक्स कीजिए इस मैनर में कि जो स्ट्रेट लाइन पिन जो A, B और E है
उसके पाथ में। अब क्या करना है कि स्लैब को रिमूव करना है और जो पिंस आपने लगाया था उसको भी। Draw a line joining the points F and E to meet the boundary at D. The line ABC gives the direction of incident ray on the glass slab, while the line DEF gives the direction of emergent ray. The line CD gives the direction of refracted ray within the glass slab. Draw normal N1, C, N2, and C, and 3, D, and 4 at G2 the boundaries. Now you can conclude that the ray of light when going from a rarer air to a denser glass medium it bends towards the normal. Also the ray of light when goes from denser to rarer medium it bends away from the normal. अब आपको एक क्या करना है, एक लाइन ज्वाइन करना है पॉइंट एफ और ई से, जिसमें आपका जो बाउंड्री होगा वो डी से मीट करना चाहिए। जो लाइन ए बी सी आपने मीट किया तो ये किसका डायरेक्शन देगा, इंसिडेंट रे का ग्लास स्लैब पे, और जो लाइन डी ई एफ था वो डायरेक्शन देगा इमर्जेंट रे का। जो लाइन सी डी है वो डायरेक्शन देगा रिफ्लेक्टेड रे का ग्लास स्लैब पे। अब आपको जो आपने नॉर्मल को ड्रॉ किया है N1 CN2 एट C एंड N3 DN4 एट D टू द बाउंड्रीज के पास। अब आप लोग कंक्लूजन कर लिए होंगे कि जो रे ऑफ लाइट है जब वो रेयरर एयर से डेंसर मीडियम ग्लास की ओर जाता तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड करता, या फिर जो ये रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाता तो ये अवे नॉर्मल बेंड होता है। Refractive index of the medium. When light travels from one medium to another, its speed changes. A ray of light from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal. On the other hand, the ray of light going from a denser medium to a rarer medium the speed up and bends away from the normal. It shows that the speed of light in different medium varies. Different medium have different abilities to bend or refract light. This bending ability of a medium is known as the index of refraction or refractive index. It is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to that in the material medium. Therefore, refractive index of a medium and approximate speed of light in vacuum upon speed of light in medium. तो जब लाइट ट्रैवल होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो उसका स्पीड चेंज होता है। एक जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा तो ये इसके स्पीड को स्लो डाउन कर देगा या फिर ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो स्पीड है वो अप हो जाएगा, और इसमें जो रे है वो अवे नॉर्मल बेंड करेगा। ये क्या दिखाता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है डिफरेंट मीडियम में वो अलग है। डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू बेंड और रिफ्लेक्ट लाइट, और जो अलग मीडियम है उसके पास भी डिफरेंट एबिलिटीज है कि वो लाइट को किस तरह से बेंड करता है, इसका जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो कैसा जाएगा। इस बेंडिंग एबिलिटी को मीडियम का क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन द मटेरियल मीडियम। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का एक हमारा इक्वेशन है जो कि एन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. The extent to which ray bends depends not only on the refractive index of medium but also on the angle of incidence. The laws of refraction are, तो हम लोग इसके अलावा जो रे बेंड्स होता है वो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है बल्कि इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग के पास रिफ्लेक्शन के टू लॉज थे वैसे हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज है। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे या फिर जो नॉर्मल है वो सब सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा और सब सेम प्लेन पे होगा। Second law of refraction. How much ray of light refracted depends on that medium. The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant and equal to the refractive index of that medium. This law is also called Snell's law. तो जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें कितना रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगा वो डिपेंड करता है उसकी मीडियम पे। जो रेशियो है साइन का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेके टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का कांस्टेंट रहने वाला और इक्वल रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसके मीडियम का, और इस लॉ को स्नेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड
approximate sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction, or an approximate equal to sine I upon sine R. Does the color of light change during refraction? तो क्या जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें जो लाइट का कलर है क्या वो चेंज होता है? द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स आर रिलेटेड टू द वेलोसिटी एज v is equals to v lambda, where v is the frequency and lambda is wavelength. And here is an activity 15.5 which is given for you. Take a transparent bucket of plastic filled with water. Keep your head inside the watering bucket and hold it above the red color light bulb as shown in figure 15.21. What do you observe? Is there any change in the color of light seen by you from the water? No, there is no change in the color of light. It means when light goes from one medium to another, only its speed and wavelength change, but the frequency remains constant. It proves that color is a function of frequency, not the wavelength of light. आपको एक ट्रांसपेरेंट बकेट लेना है प्लास्टिक का जिसमें आपको पानी को फिल करना है। अब आपको अपना हेड उस पानी में डालना है और उसके बाद जो वाटर के बकेट के नीचे आपने रेड कलर का लाइट बल्ब पकड़ के होल्ड करके रखा है। अब आपको उस मीडियम से क्या ऑब्जर्व करना है कि जो आपका कलर है लाइट का क्या वो चेंज हो रहा है? तो नहीं, जो लाइट का कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। रेड कलर का लाइट बिना पानी की बकेट का भी हम लोग देख रहे हैं और पानी की बकेट में भी सेम लाइट देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ पे डिफरेंस होता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहता है। ये क्या प्रूफ करता है कि जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, ना कि वेवलेंथ का। Refraction through spherical surface. In this section, we will discuss refraction of light through a lens. A lens is a portion of transparent refractive medium bounded by two surfaces. Depending upon the nature of surfaces, lenses may be of following types. तो इस सेक्शन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक लेंस है जो कि ऐसा पोर्शन है ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम का जो कि बाउंड होता है टू सरफेस से। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस जिससे जो लेंस है वो बना हुआ था, और ये टू टाइप्स का होता है। Here is the figure 15.22 which shows different types of lenses: convex or double convex, concave or double concave, plano-convex, plano-concave, convexo-concave, and concavo-convex. Convex lens. Convex lens has its two surface bulging outward. It makes the parallel rays of light to converge to a point. Hence, it is called converging lens. The point of convergence is called focus as shown in figure 15.23. तो कॉन्वेक्स लेंस का जो दोनों सरफेस होता है वो बल्जिंग होता है और ये पैरेलल रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। जो पॉइंट ऑफ कन्वर्ज है उसे फोकस भी बोला जाता है, जैसा कि फिगर 15.23 में शो किया गया है। Concave lens. A concave lens has its two surfaces caving inwards as shown in figure 15.24. It makes parallel rays to light to spread from a point. Hence, it is called diverging lens. The point where from light rays appear to diverge is called focus as shown in figure 15.24. तो जो concave lens है उसका दोनों surface cave होता है inside की ओर, जैसा कि फिगर 15.24 में शो किया गया। इसमें जो पैरेलल रेज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं एक पॉइंट से, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। जो पॉइंट है जिसमें जो लाइट है वो अपीयर होते रहते हैं डाइवर्ज के जैसे, इसलिए इसे फोकस भी बोला जाता है। Image formation in lenses. In order to draw the image formed by any lenses, only two rays are required. These two rays are. अगर आपको कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करना हो लेंस पे तो हम लोग को सिर्फ दो रे का रिक्वायरेशन होगा, और ये दो रेस कौन कौन से है? A ray parallel to the principal axis of the lens converges after refraction at the principal focus of convex lens. It appears to diverge off in the case of concave lens. तो एक रे पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लेंस कवरेजेस है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस उस कॉन्वेक्स लेंस का वहां पे अपीयर होगा। ये जो अपीयर कैसे होगा तो उसमें डाइवर्ज दिखाएगा अपीयरेशन concave lens में। A ray towards the optical center falls on the lens symmetrically and after refraction passes through it undeviated. The image formation in concave and convex lenses are shown in figure 15.25. तो जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर जहाँ पे रे फॉल हो रहा है वहां उसकी ओर जाएगा। इसमें जो लेंस है वो सिमेट्रिकली डिवाइड होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये अनडिविएटेड पास होगा, मीन्स ये मुड़ेगा नहीं, ये स्ट्रेट ऑफ पास होगा।
Observe the figure 15.25 that is image formation in convex and concave lens. आपको फिगर 15.25 को ऑब्जर्व करके ये देखना है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का वो किस तरह से हो रहा है और कौन सा उसका नेचर है. All these images formed for different positions of objects and nature of the image can be summarized as given in table below. तो जितने भी इमेज का फॉर्मेशन है उसका जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का या फिर नेचर है इमेज का या फिर साइज है इमेज का वो टेबल 15.4 में दिया हुआ है. Sign convention and lens formula. In case of spherical lenses, all distances in a lens are to be measured from optical center of the lens. तो जितना भी डिस्टेंस है लेंस का वो कैसे हम लोग मेजर करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट लेंस. डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव. तो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे. डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी नेगेटिव. हम लोग डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट में ले रहे हैं तो हम लोग उसको मेजर करेंगे नेगेटिव से. द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज मेजर अबव द प्रिंसिपल आर टेकन पॉजिटिव वेयर एज बिलो इट आर टेकन नेगेटिव. तो हम लोग हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का मेजर कर रहे हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो पॉजिटिव होगा और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो नेगेटिव होने वाला है. यूजिंग द अबव मेंशन sign convention and the image formation in figure 15.25, let us assume the distance of object from the optical center of the lens to be u, distance of image from the optical center to be v, and focal length of the lens is f. Then the relationship between u, v and f for lenses can be shown as. तो जितना भी ऊपर में हम लोग ने साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. जैसे कि इसका डिस्टेंस u है इमेज का और जो ऑप्टिकल सेंटर है वो v है और जो फोकल लेंथ है वो f है. तो इसका जो रिलेशनशिप होगा u एंड v, u v एंड f का वो कैसे होगा 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is called length formula. ये क्या है length formula. Focal length for convex lens is positive, for concave lens it is taken negative. तो जो फोकल लेंथ है अगर कॉन्केव लेंस के लिए आप ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होने वाला और जो कन्वेक्स लेंस के लिए ले रहे हो तो पॉजिटिव वो होगा. Magnification. You would have noticed that in case of some lenses, the size of the image of an object is enlarged, whereas in some other cases, it is diminished. If we take the ratio of the size of the image of the size of the object for a particular lens, it remains constant for that lens. The ratio of the size of the image to that of the object is called as the magnification of the lens. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ लेंसेज के केस में कि जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है और कुछ केसेस में क्या है कि वो डिमिनिश्ड है. अगर हम लोग रेशियो लेंगे साइज के इमेज का तो जो साइज का ऑब्जेक्ट है उसका जो पार्टिकुलर लेंस है वो कांस्टेंट साइज का होने वाला है और जो रेशियो है साइज इमेज की साइज का वो ऑब्जेक्ट के से अगर स्मॉल होगा तो वो लेंस का मैग्निफिकेशन है. मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज आई अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट थीटा और एम आई इक्वल टू I upon O, also I upon O equal to V upon U और M equal to V upon U. It means जो magnification है उसे हम लोग कैसे लिए size of image और size of object करके. And based on your understanding, try to solve in text question 15.3. Dispersion of light through glass prism. A prism is a transparent medium bounded by any number of surfaces in such a way that the surface on which light is incident and the surface from which light emerges are plane and non-parallel. Generally, equilateral right angle isosceles और right angle prism are used. तो प्रिज्म क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बाउंड होता है किसी भी नंबर ऑफ सरफेस से इस तरीके से कि जो सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जो सरफेस है जिससे लाइट इमर्ज हो रहा है वो प्लेन और नॉन पैरेलल होगा. जनरली जो इक्विलेटरल या फिर राइट एंगल आइसोस्केलस या फिर राइट एंगल प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं. When white light or sunlight passes through a prism, it splits up into constituent colors. This phenomenon is called dispersion and arises due to the fact that refractive index of prism is different for different colors of light. So different colors in passing through a prism are deviated through different angles. Rainbow, the most colorful phenomenon in nature, is primarily due to the dispersion of sunlight by raindrops suspended in air. Dispersion of light in glass prism is shown in figure 15.26. तो जब व्हाइट लाइट या फिर जो सनलाइट है वो
प्रिज्म से पास आउट होता है। तो ये कैसा स्प्लिट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में। इस फेनोमेनन को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं और ये अराइज क्यों होता है क्योंकि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए। जो डिफरेंट कलर्स है जिसमें पास होते हैं प्रिज्म से तो वो डेविएट होते हैं डिफरेंट एंगल से। जो रेनबो है वो मोस्ट कलरफुल फेनोमेनन नेचर का है और ये इसलिए क्योंकि जिसमें डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट होता है रेन ड्रॉप्स के थ्रू सस्पेंडेड एयर में। और जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ग्लास प्रिज्म में वो फिगर 15.26 में शो किया गया है। To produce a activity to produce a spectrum display of different color using a prism and sunlight। अब आपको क्या करना है प्रोड्यूस करना है स्पेक्ट्रम जिसमें आप डिस्प्ले कर सको डिफरेंट कलर यूजिंग अ प्रिज्म एंड सनलाइट। Take an empty cardboard box, make the rectangular opening on its cover with a knife and close it with transparent white paper to see the spectrum। तो आपको क्या करना है एम्प्टी कार्ड बॉक्स लेना उसमें रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाना है कवर के साथ उसमें एक नाइफ से कट कर देना उसके बाद उसको क्लोज करना है ट्रांसपेरेंट व्हाइट पेपर से जिससे आप स्पेक्ट्रम को देख सको। मेक अ थिन स्लिट विथ नाइफ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। अब आपको क्या करना है कि जो कार्डबोर्ड बॉक्स आपने लिया उसके अनदर साइड में अपोजिट साइड में नाइफ से स्लिट कर देना है। प्लेस द प्रिज्म ऑन अ ब्लॉक इनसाइड द बॉक्स। तो जो बॉक्स के अंदर में ब्लॉक है उसके वहां पे आपको प्रिज्म को प्लेस आउट करना है। टर्न द स्लिट साइड फेस ऑफ द बॉक्स टुवर्ड्स सनलाइट। अब आपको क्या करना है जो स्लिट साइड है बॉक्स का उसे आपको सनलाइट की ओर रख देना टर्न करके। सी द कलर स्ट्रिप्स ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। अब आपको क्या करना है कि जब उसमें कलर स्ट्रिप्स लगा हो या फिर ट्रांसपेरेंट पेपर लगा तो उसको देखना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। इट कैन बी रिटन एज विबग्योर। तो जो रेनबो का जो कलर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो कैसे है पहले सबसे कम वायलेट फिर उसके बाद इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड है इसे हम लोग विबग्योर भी लिखते हैं। एंड हियर इज एन in text question 15.4 which is so please try to make this question। eye and its defects। अब हम लोग पढ़ेंगे आंख और उसकी बीमारी के बारे में। In eye, a convex lens forms real, inverted, and diminished image at the retina. The lens then changes its convexity to form a suitable image as the distance between eye lens and retina fixed. The human eye is most sensitive to yellow-green light having wavelength 5550, the least to violet 4000 and red 7000 wavelength। तो हम लोग का जो आई है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि फॉर्म क्या करता है रियर इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड इमेज हमारे रेटिना पे। जो लेंस है वो अपने आप को चेंज कर लेता है कॉन्वेक्सिटी कर लेता है सुइटेबल इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए। जो डिस्टेंस है आई का लेंस और रेटिना का वो फिक्स रहता है। जो ह्यूमन आई है वो मोस्ट सेंसिटिव किसकी ओर होता है येलो और ग्रीन लाइट जिसका जो वेवलेंथ होता है वो 5500, जो लिस्ट है वो वायलेट है 4000 और जो रेड है वो 7000। The size of an object as perceived by eye depends on its visual angle. When an object is distant, its visual angle θ1 and image I1 at retina is small, hence it will appear small. If it is brought near the eye, the visual angle θ is large and hence size of image will I2 will increase as shown in figure 15.29। साइज ऑफ एक ऑब्जेक्ट का जो हमारे आई के द्वारा परसीव किया जाता है वो विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूर पे हमसे डिस्टेंट पे है तो उसका जो विजुअल एंगल θ1 है और जिसका इमेज का फॉर्मेशन है I1 है रेटिना पे इसलिए वो हम लोग को स्मॉल दिखता है। जब उसी इमेज को हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को अपने आईज के पास लेके आते हैं तो उसका जो विजुअल एंगल है थीटा होता है और वो लार्ज होता है इसलिए जो साइज ऑफ इमेज है वो I2 वो भी इंक्रीज हो जाता है। The far and the near points for normal eye are usually taken to be at infinite and 25 cm respectively. It means a normal eye can see very distant objects clearly but near objects only if they are at a distance greater than 25 cm from the eye. The ability of eye to see objects from infinite distance to 25 cm is called power of accommodation। तो हम लोग का जो फार और नियर पॉइंट एक नॉर्मल आईज का वो क्या है इन्फिनाइट और 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल आई है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है लेकिन नियर ऑब्जेक्ट तभी देख सकता है जब उसका जो डिस्टेंस होगा उस ऑब्जेक्ट का 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आई। तो हम लोग यहाँ पे एक अकोमोडेशन एक
टर्म आया है जिसका हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि जो एबिलिटी है आई का वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट डिस्टेंस से 25 सेंटीमीटर तक देख सके उसे हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस टू 25 सेंटीमीटर इज नोन एज पावर ऑफ accommodation. If an object is at infinity, that is parallel beam of light enters the eye is less strained and said to relax or unstrained. However, if the object is at less distance of distinct vision, 25 centimeter eye is under the maximum strain and visual angle is maximum. The angle made by object at eye is called visual angle. अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब क्या है, जो पैरेलल बीम है वो लाइट का एंटर कर रहा है, उसके बाद जो आई है वो लेस स्ट्रेंड हो रहा है और इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो आंख है वो रिलैक्स है या अनस्ट्रेंड है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो लेस डिस्टेंस पे है, इसका जो डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब कि जो हमारा आई है वो स्ट्रेन हो गया मैक्सिमम और उसका जो विजुअल एंगल है वो भी मैक्सिमम है। विजुअल एंगल क्या होता है कि एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, वैसा एंगल जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा आंखों में बनाया जाता है उसे विजुअल एंगल बोला जाता है। इफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म एट रेटिना द आई हैज सम डिफेक्ट्स ऑफ विजन फॉलोइंग एट द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर आंख के पास रेटिना में सही से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता तो हम लोग को आंखों की डिफेक्ट्स हो जाते हैं। कुछ डिफेक्ट्स यहाँ पे कॉमन है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मायोपिया, in this defect, the distant objects are not clearly visible. That is, far point is at a distance lesser than infinity, and his image of distant object is formed before the retina, as shown in figure 15.31. This defect is removed by using diverging concave lens. Myopia is also called short-sightedness or nearsightedness. Myopia कौन सा बीमारी? इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। इसका मतलब कि क्या, जो फार पॉइंट पे जो भी डिस्टेंस है इन्फिनिटी से लेसर में उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो रेटिना से पहले हो जाता है। इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे? डाइवर्जिंग या फिर कॉनकेव लेंस को यूज करके। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी होता है, बोला जाता है। एंड प्लीज carefully watch figure 15.31 and so on because ये फिगर जो भी आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स का फिगर है वो एग्जाम में पूछा जाता है। Hypermetropia. It is also called long-sightedness or far-sightedness. In age, the near objects are not clearly visible. That is, near point is at a distance greater than 25 centimeter. So the image of near object is formed behind the retina. This defect is removed by using converging lens as shown in figure 15.32. हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो नियर ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। इट मीन्स जो नियर पॉइंट है वो ग्रेटर हो जाता है 25 सेंटीमीटर से, इसका जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड में फॉर्मेशन होता है। इस डिफेक्ट को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस को लगा के, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द फिगर 15.32 केयरफुली। प्रेसबायोपिया और प्रेसबायोपिया. In this defect, both near and far objects are not clearly visible. That is, far point is lesser than infinity and near point greater than 25 centimeter. This can be removed either by using two separate spectacles from one for myopia and other for hypermetropia, or by using bifocal lens. It is an old age disease. At old age, ciliary muscles lose their elasticity so that they cannot change the focal length of eye lens effectively, and eye loses its power of accommodation. प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इस डिफेक्ट में जो नियर और फार ऑब्जेक्ट देखने का जो क्षमता होता है, इट मींस हम लोग जो फार पॉइंट होता है वो लेसर हो जाता है और जो इन्फिनिटी होता है वो भी नियर पॉइंट से ग्रेटर हो जाता है 25 सेंटीमीटर से। ये हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इसके लिए दो सेपरेट स्पेक्टिकल्स लगाएंगे, एक मायोपिया के लिए और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया के लिए, या फिर इसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस लगाएंगे, इट मींस कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मिक्सचर। ये एक ओल्ड एज डिजीज है। ओल्ड एज में क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स है ना उसका इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, जिससे वो फोकल लेंथ जो आई लेंस का है उससे वो चेंज नहीं कर पाते हैं इफेक्टिवली, और जो आई है वो अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन को लूज कर जाता है। अस्टिग्मेटिज्म, इट इज ड्यू टू imperfect spherical nature of eye lens. The focal length of eye lens is in two orthogonal direction become different so that they cannot see objects in two orthogonal directions simultaneously. This defect in direction can be removed by using cylindrical lens in a particular direction.
अस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग का स्फेरिकल नेचर जो आइलैंड्स का वो इम्परफेक्ट होता है। इट मीन्स क्या, जो फोकल लेंथ है आइलैंड्स का वो टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में होता है, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में एक साथ नहीं देख सकते। इस डिफेक्ट को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस in a particular direction. And based on your understanding, try to solve in text question 15.5. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें। सारे इंडेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। थैंक यू एवरीवन।